हेलो स्टूडेंट्स। आशा है आप ठीक होंगे। और जैसा कि हम बात कर चुके हैं लर्निंग थ्योरीज पर, पहले भी हम बात कर चुके हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक एंड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ इवेन पेवलोव। और आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि स्किनर का सिद्धांत है, जिसे हिंदी में क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें कि क्रिया प्रसूत का मतलब क्या है, तो क्रिया प्रसूत का मतलब सक्रियता से है। ऑपरेंट वर्ड इसी से है। यहाँ पर प्राणी पहले सक्रिय होता है और बिना स्टिमुलस के वो सीधे रेस्पॉन्स करता है। फिर उस रेस्पॉन्स को विभिन्न रीइंफोर्समेंट के माध्यम से मजबूती प्रदान की जाती है। इसीलिए इसको टाइप आर कंडीशनिंग भी कहा जाता है। अदर नेम्स में हम देख ही रहे हैं कि इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या टाइप आर कंडीशनिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्स पहले होता है। जबकि हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में देखा था कि वहाँ टाइप एस कंडीशनिंग उस थ्योरी को कह रहे थे, क्योंकि वहाँ स्टिमुलस पहले दिया जाता है। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ स्किनर में रेस्पॉन्स प्राणी पहले करता है। इसीलिए इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या टाइप आर कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो हम बात कर ही रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक अगर इसके प्रतिपादक की बात की जाए तो वो है बी एफ स्किनर। स्किनर एक बड़े मनोवैज्ञानिक के नाम के तौर पर जाने जाते हैं। एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था चूहे पर। आपने ये पजल बॉक्स देखा ही होगा, स्किनर बॉक्स के नाम से भी ये बहुत प्रचलित है। और अगर एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो इसमें एक चूहे को, जो कि भूखा था, एक खास किस्म के पजल बॉक्स में रखा जाता है। उसमें चूहा विभिन्न रेस्पॉन्सेस करता है, और जैसे ही उसका पैर या हाथ, जैसे ही उसका कोई शरीर का कोई भी हिस्सा किसी एक लीवर जो उस पजल बॉक्स में लगा था उस लीवर से टकराता है, तो वो लीवर नीचे दबता है, और उसके दबने से तुरंत ही ऐसा होता है कि कुछ फूड पैलेट्स, जो कि इसी तरह से डिज़ाइन किया गया था, फूड पैलेट्स यानी खाने की कुछ मीठी गोलियां चूहे को मिलती हैं। इससे क्या होता है कि उसका ये जो व्यवहार था, यानी कि जो रेस्पॉन्स थी, जिसे हम ऑपरेंट भी कह सकते हैं, यानी कि जो सक्रिया थी, जो क्रिया प्रसूत जो काम उसने किया था, उसको पुनर्बलन मिलता है। और बाद के प्रयासों में वो ऐसा ही करता है, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा गया है। या क्लासिकल कंडीशनिंग से जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग में हम जानते हैं कि पहले प्राणी को स्टिमुलस दिया जाता है, स्टिमुलस ठीक उसके सामने होता है। अगर बात की जाए प्रोसेस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग की, तो ये फ्लो चार्ट आपके सामने है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि प्राणी पहले रेस्पॉन्स कर रहा है, क्योंकि हम पहले ही बात कर रहे हैं कि टाइप आर कंडीशनिंग इसको कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या टाइप आर कंडीशनिंग इसको कहते हैं। तो रेस्पॉन्स जैसे ही प्राणी करता है, तो उस डिजायर्ड रेस्पॉन्स को हम रीइंफोर्समेंट देते हैं, ताकि वो स्ट्रेंथन्ड हो, बिहेवियर उसका मजबूत हो, उस बिहेवियर को शक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे कुछ पुनर्बलन के माध्यम से। उसके बाद वो प्राणी, क्योंकि लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, लॉ ऑफ रिजल्ट, उसके उसे अपने परिणामों की जानकारी होती है और उसको संतोष की प्राप्ति होती है, तो वो उस काम को रिपीट करता है। रिपीटेशन के साथ साथ ही ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग उसके व्यवहार में होती जाती है। तो यहाँ पर स्टिमुलस रेस्पॉन्स के कनेक्शन की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि ट्रायल एंड एरर में था कि वहाँ पे राइट रेस्पॉन्स को स्टिमुलस के साथ में कनेक्शन स्थापित किया जाता है। यहाँ पर सीधे एक रेस्पॉन्स हो रही है, प्राणी एक सीधे एक रेस्पॉन्स कर रहा है, और उस रेस्पॉन्स को रीइंफोर्समेंट के माध्यम से हम शक्ति प्रदान कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ इतना है, और ये थ्योरी अपने आप में बड़े एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस को लिए हुए हैं। अगर हम बात करें कि क्या शैक्षिक निहितार्थ हैं, क्या उसकी यूटिलिटीज़ हैं, क्या एजुकेशन इम्प्लीकेशन है, तो हम पाते हैं कि मुख्यतः 3 हैं, जिन्हें हम बता सकते हैं कि बहुत अच्छे से वो व्यवहार में लाए जा सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस में। उनमें से पहला है शेपिंग ऑफ बिहेवियर। हम प्राणी के व्यवहार को, अपने लर्नर के व्यवहार को, या किसी भी इंडिविजुअल के व्यवहार को एक खास शेप दे सकते हैं, एक खास तरीके से ढाल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो रेस्पॉन्स करता है, जिस किस्म की रेस्पॉन्स हम उससे चाहते हैं, डिजायर्ड रेस्पॉन्स को हम पुनर्बलन देते देते हम उनको उसके व्यवहार में अनुकूलित कर देते हैं, जिसे हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं। तो ये व्यवहार को स्थापित करने, व्यवहार को बनाने, उसको सुगठित करने की प्रक्रिया के तौर पर समझा इसको जा सकता है। दूसरा प्रोग्राम लर्निंग
प्रोग्राम लर्निंग का मतलब है अभिक्रमित अनुदेशन। ये भी बीएफ स्किनर का बहुत फेमस अप्रोच है। प्रोग्राम लर्निंग में क्या होता है कि कोई भी लर्नर है वो स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ता है, और हर हर स्टेप पर, हर पद पर, हर स्टेप पर उसको उस लर्नर को उसकी जो क्रियाएं हैं, जो भी रेस्पॉन्सेस वो कर रहा है, उसकी फीडबैक यानी कि उसका सही या गलत होने का उसको जानकारी मिलती रहती है, जिससे वो अपने व्यवहार को सुधार भी सकता है। तो इस तरीके से प्रोग्राम लर्निंग के माध्यम से प्राणी को सिखाया जा सकता है। बाद में इसी अप्रोच को यूज़ करते हुए बीएफ स्किनर प्रोग्राम लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी दिया है, और ऐसी कुछ प्रोग्राम उसने बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इनफैक्ट निर्मित भी किए हैं। टीचिंग लर्निंग मशीन और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम लर्निंग को टीचिंग लर्निंग के क्षेत्र में लाया गया इसी थ्योरी के बलबूते। देन हम बात करते हैं रेमेडियल ट्रेनिंग की। तो रेमेडियल ट्रेनिंग का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि कुछ कुंठाओं में है, या उसको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उसको एंजाइटी है, उसको कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव में है, तो ऐसे व्यक्तियों की रेमेडियल ट्रेनिंग दी जा सकती है। उनके व्यवहार को परिष्कृत किया जा सकता है, उनको इस बीमारियों से, इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से मुक्ति प्रदान की जा सकती है। क्योंकि जब बिहेवियर को शेप दिया जाता है तो ये ऐसे रोगियों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण साबित होता है। बात करते हैं गेस्टोल्ट थ्योरी की। तो गेस्टोल्ट वर्ड की हम अगर बात करें तो ये एक जर्मन वर्ड है, क्योंकि मैक्स वर्दीमर जो इसके ओरिजिनेटर हैं, वो खुद भी जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, और उनके कुछ साथी थे। आपने सुना होगा कर्ट कोफका के बारे में, और कोहलर के बारे में, जो कि इसको एसोसिएट करते थे, जो कि सहायक की भूमिका में रहे। अगर हम बात करें गेस्टोल्ट वर्ड, जो जर्मन वर्ड जिसकी हम बात अभी कर रहे थे, उसके क्या मायने हैं, तो इंग्लिश सिनोनिम्स के तौर पर हम समझ सकते हैं, शेप को कहते हैं। गेस्टोल्ट का मीनिंग जो है शेप से है, या फॉर्म से है, या ऑर्गेनाइजेशन से है, या पैटर्न से है, या फिर कन्फिगरेशन से है। तो बेसिकली यहाँ मतलब इस बात से है कि प्राणी जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन या पैटर्न या कॉन्फ़िगरेशन को ही समझ कर अपने व्यवहार को करना सीखता है। आगे हम यही सीखेंगे भी। देखिए, गेस्टोल्ट थ्योरी कहती भी है, अकॉर्डिंग टू गेस्टोल्ट थ्योरी साइकोलॉजी शुड स्टडी द होल पैटर्न ऑफ बिहेवियर इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग इट इनटू एलिमेंट, since the whole is more important than the sum of its total parts। तो गेस्टोल्टवादी ये स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि मनोविज्ञान को वास्तव में व्यवहार के समग्र पैटर्न का, समग्र रूप का अध्ययन ही करना चाहिए, ना कि उसके एलिमेंट्स का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि हम मानते हैं कि समग्र जो है, यानी कि इंटीग्रेटेड जो अप्रोच है, वो टोटल, वो जो पार्ट्स है उससे बेहतर है। होल इज बेटर देन द पार्ट्स, वो कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में, जो कि इस पीपीटी में आप देख सकते हैं, एक रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर हम देखें कि आप इसको कैसे समझते हैं, तो आप इसको एक रेक्टेंगल के माध्यम से ही, रेक्टेंगल के तौर पर या रेक्टेंगल की इमेज के रूप में ही देख पा रहे या समझ पा रहे होंगे। आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये रेक्टेंगल इस किस्म की 4 लाइन्स से बना है, 4 रेखाओं से बना है, खास तौर पे तब तक जब तक आपसे ऐसा करने के लिए ना कहा जाए। तो यही इंटीग्रेटेड अप्रोच है, यही गेस्टोल्ट थ्योरी है कि प्राणी जो है वो भूल को, यानी कि पूरी परिस्थिति को पूरे समग्र रूप से देखता है और अपना कार्य करता है। इसको प्रूफ करने के लिए कोहलर और कोफका ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनके पालतू एक चिंपैंजी पर, जिसका नाम था सुल्तान। और ये जो एक्सपेरिमेंट हैं, ये 2 किस्म के एक्सपेरिमेंट हैं। एक जो एक्सपेरिमेंट है वो है बॉक्स प्रॉब्लम पे, जो कि डायग्राम में आप पहले नंबर पर देख रहे हैं। ऊपर जो डायग्राम है उसमें आप देख रहे हैं बॉक्स प्रॉब्लम, और दूसरा नीचे की तरफ है स्टिक प्रॉब्लम। तो बात की जाए अगर बॉक्स प्रॉब्लम की, तो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से है कि उन्होंने एक भूखे चिंपैंजी को एक कमरे में रखा था। उस कमरे में ऊपर छत पर किसी भी माध्यम से कुछ केले लटकाए गए थे, और उस पूरे कमरे में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं था जिस पर चढ़कर प्राणी या वो चिंपैंजी उन केलों को प्राप्त कर सके, सिवाय कुछ बॉक्सेस के, जो कि दूसरे किस्म का स्टिमुलस कहा जा सकता है। क्योंकि एक स्टिमुलस वो जो खाना या जो केले हैं वो होगा, और दूसरा स्टिमुलस वो जो
परिस्थिति वहाँ जनरेट की जा रही है वो होगा। इसीलिए इन थ्योरीज़ को स्टिमुलस स्टिमुलस थ्योरीज़ की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि प्राणी स्टिमुलस के बीच के संबंध का कॉग्निटिव मैप अपने मस्तिष्क में तैयार कर लेता है और परिस्थितियों को सोल्व करता है, प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। तो इस बॉक्स प्रॉब्लम में उस चिंपैंजी ने बहुत कोशिश की उन केलों को प्राप्त करने की। बहुत उछल-कूद के बाद भी वो उन केलों को प्राप्त नहीं कर सका, तो वो थक-हार के कोने में बैठ जाता है। लेकिन बहुत सोचने और चिंतन, तर्क, इमेजिनेशन, बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाओं के बाद वो पर्सीव करता है कि उस कमरे में कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि वो डिब्बे थे, जो वहाँ रखे गए थे, कोहलर या उसके सहयोगियों द्वारा जानबूझकर। तो वो चिंपैंजी उनका उसको एहसास होता है, उसको सडन एक्सपीरियंस होता है, सडन सॉल्यूशन उसके दिमाग में जागता है उस प्रॉब्लम का, और वो उठता है और फिर उन बॉक्सेस का समुचित प्रयोग करके वो उन पे चढ़ के उन केलों को प्राप्त कर लेता है। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गेस्टोल्ट थ्योरी कि किस तरीके से प्राणी पूरी परिस्थितियों को भांप जाता है और उसके दिमाग में एक सडन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम पैदा होता है, जिसको गेस्टोल्टवादी आहा एक्सपीरियंस भी कहते हैं। तो अगर बात की जाए दूसरे एक्सपेरिमेंट की, जिसको स्टिक प्रॉब्लम कहा गया था, तो लगभग ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट इन गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया। इसमें जो सुल्तान चिंपैंजी, उनका पालतू सुल्तान था, चिंपैंजी था, उसको एक पिंजरे में उन्होंने बंद किया। पिंजरे के बाहर कुछ केले रखे गए थे। इस बार जो दूसरा स्टिमुलस है वो कुछ छड़ी के रूप में था, और छड़ी इस तरह की नेचर की, या इस तरह की उनकी नेचर थी कि उनको आपस में जोड़ा जा सकता था, और चिंपैंजी को इन्हीं चीज़ों को समझना था। तो पहले वो नॉर्मली अपने प्रयास करता है, जब वो थक हार जाता है तो पुनः वो सोचने की कंडीशन में बैठता है वो, और उसके दिमाग में उसका चिंतन और तर्क की वजह से उसके दिमाग में फिर से परिस्थितियों का समग्र रूप और चित्रण पैदा होता है, और वो उन छड़ियों को जोड़ने लगता है, और जोड़ कर एक उनको इतनी डिस्टेंस पर पहुंचा देता है कि वो केले प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से दूसरा एक्सपेरिमेंट भी बिल्कुल यही दर्शाता है कि कैसे प्राणी पार्ट्स को ना देख के होलिस्टिक प्रॉब्लम को समझ करके अपने आप को क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव बनाता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और इन्हीं सब बातों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसके इस थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। जैसा कि हम पहले ही कहते रहे हैं कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के बगैर किसी थ्योरी को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऐसे इम्प्लीकेशंस हैं जो इस थ्योरी को बड़ा बनाते हैं। नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो अगर एज ए टीचर आप अपने लर्नर्स को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना चाहते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ना सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम के लिए, बल्कि पूरे राष्ट्र समाज के लिए बड़ी अच्छी बात है कि हम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर नागरिक पैदा करें। ठीक है? तो उनकी जो भी रेस्पॉन्सेस है उनको ऐसे इस तरीके से रीइंफोर्स किया जाए, और उनको ऐसी थिंकिंग, ऐसी रीजनिंग के लिए तत्पर किया जाए कि वो रिफ्लेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएं। वहीं कोई व्यक्ति इंडिविजुअली भी अपने आप भी अपनी जो रेस्पॉन्सेस हैं उनको उनके फीडबैक के आधार पर अपने आप को रिफ्लेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में प्रोड्यूस कर सकता है, पैदा कर सकता है। दूसरी चीज़ है करिकुलम डिज़ाइनिंग। तो करिकुलम डिज़ाइनिंग अपने आप में एक बड़ा कार्य है, और करिकुलम डिज़ाइनिंग की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स, क्योंकि आजकल एक दूसरे से जुड़े हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के माध्यम से। और आजकल तो हम नई एजुकेशन पॉलिसी में ये पाते भी हैं कि स्टूडेंट्स को ये बड़ी छूट दी गई है कि आप साइंस स्ट्रीम भी ले सकते हैं, और उसके साथ में साइंस सब्जेक्ट के साथ में आप लिटरेचर या हिस्ट्री, ज्योग्राफी के साथ में आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स का जो तालमेल है, आपसे जुड़ाव है, ये एजुकेशन को भी एक होलिस्टिक अप्रोच देता है। तो जब करिकुलम डिज़ाइनिंग की बात की जाती है, तो यहाँ गेस्टोल्ट विचारधाराओं का बड़ा मुख्य रोल देखने को मिलता है, क्योंकि करिकुलम डिज़ाइनिंग में हम यही सब्जेक्ट्स के इंटीग्रेशन अप्रोच की सहायता लेते हैं। बात की जाए अगर इन्वेंशंस की एंड डिस्कवरीज की, तो इसमें 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। स्पष्टतः मैं बता दूँ कि कोई भी इन्वेंशन है, कोई भी डिस्कवरीज है, वो 2 बातों पर निर्भर करती है, जिन पर गेस्टोल्ट थ्योरी भी निर्भर करती है। नंबर 1 कि जो सडन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम हमारे दिमाग में आता है, हमारे मस्तिष्क में आता है ना? कि हम लगातार इमेजिनेशन कर रहे हैं, क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हैं, और रीज़निंग कर रहे हैं,
कल्पनाएँ कर रहे हैं और उससे सडन सॉल्यूशन हमारे दिमाग में जागता है जो कि इन्वेंशन और डिस्कवरीज़ की तरफ हमें ले आता है। वहीं दूसरी चीज़ है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कि हमारे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब है कि और ख़ासतौर से गेस्टोल्ट थ्योरी के अनुसार जब प्राणी सीखता है, तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इसमें होता है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब है कि आपने पहली परिस्थिति में जो कुछ भी रही हो पहली परिस्थिति आपके जीवन में, जो भी रिस्पॉन्स दिए थे, जो भी परिस्थितियाँ थी, आपके सामने जब मिलती-जुलती आइडेंटिकल सिचुएशन आती हैं, तो आप पूर्ववत व्यवहार ही करते हैं। यानी ऐसा व्यवहार ही करते हैं जैसा आपने पहले की कंडीशंस में, पहले की परिस्थितियों में किया था। तो ये दोनों चीज़ें इन्वेंशंस और डिस्कवरीज़ के लिए बड़े मायने रखती हैं और इन्वेंशंस और डिस्कवरीज़ से ही तो किसी राष्ट्र की समृद्धि और विकास टिका हुआ होता है। तो ये एक और बड़ा ये एजुकेशन इम्प्लीकेशन है, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज़ के बारे में। नेक्स्ट एंड लास्ट दैट इज़ क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। तो हम अपने स्कूलों में, हम अपने घरों में, हम अपने लर्नर्स को ऐसी क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में तत्पर कर रत रख के उनको लगातार काम करा के उनको इमेजिनेशन के लिए, उनको थिंकिंग के लिए तैयार करके और उनको ऐसा करा के हम उन्हें क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव पीपल के रूप में डेवलप कर सकते हैं। और अल्टीमेटली वही बात कि हम उन्हें प्रॉब्लम सोल्वर बना सकते हैं। तो अ, ये जो लर्निंग थ्योरीज़ है उसका ये पूरा कॉन्सेप्ट पूरा होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स या क्वेरीज़ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। सो बी हैप्पी एंड गुड बाय।